गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है एस्ट्रोसस साइकिल। ठीक है, इसमें हम जानेंगे एस्ट्रोसस साइकिल क्या होता है और उसके फेजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि एस्ट्रोसस साइकिल एक्चुअल में कौन सा साइकिल होता है, किस टाइप का। ठीक है, तो ये एस्ट्रोसस साइकिल नॉन प्राइमेट्स फीमेल्स में पाया जाने वाला एक साइकिल होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है जो बार बार रिपीट होता है नॉन प्राइमेट फीमेल्स में, जैसे कि डॉग हो गए, कैट हो गए या काउज वगैरह हो गए। इस प्रकार के मैमल्स में ये पाया जाता है, ये ओनली फीमेल्स में पाया जाने वाला साइकिल है। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है एस्ट्रोसस साइकिल के दौरान और इसमें बहुत सारे बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसमें हार्मोन्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो कि रिप्रोडक्शन को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, इसका एक साइनॉप्सिस है, ये 9 पॉइंट का है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्ट्रोसस साइकिल के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, एस्ट्रोसस साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जो नॉन प्राइमेट फीमेल मैमल्स जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी में होता है। यह साइकिल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के फंक्शनल फ्लुक्चुएशन से कंट्रोल होता है और फर्टिलिटी के समय को दर्शाता है। यानी कि जो एस्ट्रोसस साइकिल होता है वो किसमें पाया जाता है, फीमेल मैमल्स में, जैसे कि काउ, डॉग, कैट्स इसमें पाया जाता है। ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है। ठीक है, ये जो है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन के कारण कंट्रोल होता है और फर्टिलिटी के जो टाइम होता है, रिप्रोडक्शन का टाइम होता है एक फीमेल मैमल्स के अंदर, उसको दर्शाता है। एस्ट्रोस साइकिल में फीमेल केवल ओवुलेशन के दौरान ही सेक्सुअल एक्टिविटी शो करती है। यानी कि जो एस्ट्रोस साइकिल है उसमें फीमेल केवल ओवुलेशन टाइम, यानी कि जिस एस्ट्रोस साइकिल में बहुत सारे फेजेस होते हैं, तो इसमें जो ओवुलेशन का फेज होता है उसमें ये सेक्सुअल एक्टिविटी यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी रहती है और सेक्सुअल एक्टिविटी जैसा शो करती है। ये साइकिल जो है डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक चल सकती है। ठीक, जो एस्ट्रोसस साइकिल है वो फीमेल मैमल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज होते हैं मैमल्स में, उनके अनुसार उनका जो एस्ट्रोसस साइकिल है उसका टाइम भी चेंज होगा। यानी कि कुछ में कुछ दिनों तक चलेगा, कुछ में कुछ हफ्तों तक चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे इसका डेफिनेशन। एस्ट्रोसस साइकिल एक ऐसा साइक्लिक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है जिसमें फीमेल मैमल्स में ओव्यूलेशन और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी जान लिया था कि ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है। इसमें फीमेल मैमल्स में पाया जाता है, नॉन प्राइमेट्स में, और ये क्या करता है, ओव्यूलेशन और हार्मोन चेंजेस को ट्रिगर करता है। इस अगर आपको गाइस नोट्स वगैरह की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इस साइकिल के दौरान क्या होता है, एस्ट्रोस फेज में फीमेल मेटिंग के लिए रिसेप्टिव होती है, यानी कि रेडी होती है। ठीक है, जो मेटिंग के लिए फीमेल रेडी होती है और अपने आप को फर्टिलाइज करने के लिए भी रेडी होती है। कौन से फेज में, एस्ट्रोसस फेज में, इस साइकिल के अंदर। नेक्स्ट है एस्ट्रोस एस्ट्रोरस। इसे हीट पीरियड भी कहते हैं, जब फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी शो करती है और फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होती है। ठीक है, तो हीट पीरियड किसे कहते हैं, इसमें पाया जाने वाला एक फेज है ये एस्ट्रस। ठीक है, एस्ट्रस एक फेज है, इसे हीट पीरियड कहते हैं, जब क्या करती है, जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होती है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए एक्टिवनेस शो करती है और फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होती है। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ एस्ट्रोसस साइकिल। एस्ट्रोजस साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो नॉन प्राइमेट फीमेल मैमल्स में पाया जाता है। यह हार्मोनल चेंजेस के आधार पर 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये साइकिल किस में पाया जाता है, नॉन प्राइमेट फीमेल में, इसको आप याद रखिएगा। नॉन प्राइमेट फीमेल मैमल्स में ये पाया जाता है और एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस साइकिल है। ठीक है, ये हार्मोन चेंज के आधार पर कंट्रोल होता है और जो है ये 4 फेजेस में डिवाइडेड है। इसका फर्स्ट फेज होता है प्रोएस्ट्रस। इस फेज में ओवरी में फॉलिकल्स का मैच्योरेशन स्टार्ट होता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। यूट्रस और वजाइना रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन फीमेल अभी मेटिंग के लिए रिसेप्टिव नहीं होती। ठीक है, ये इसका जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या होता है, ओवरी के फॉलिकल्स का मैच्योरेशन, यानी उनको तैयार किया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और एस्ट्रोजन नामक जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जो यूटेरस पाया जाता है फीमेल में और उनकी जो वेजाइना होती है वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जो फीमेल है वो अभी मेटिंग के लिए रेडी नहीं होती। इनको जो इंटरनल उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो तो रेडी होता है, बट जो फीमेल मैमल होती है वो अभी रेडी नहीं होती। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज है एस्ट्रस।
हीट पीरियड यानी कि, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है जिसमें फीमेल मैटिंग के लिए रिसेप्टिव होती है। ओव्यूलेशन इस फेज के दौरान होता है और एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर पहुंच जाता है, ठीक है। ये जो ऐसा फेज है जिसे हीट पीरियड भी कहते हैं, इसमें क्या करती है, जो फीमेल जो पहले रेडी नहीं थी वो रिसेप्टिव हो जाती है मेटिंग के लिए, ठीक है। मतलब एक्टिव हो जाती है और सेक्सुअल एक्टिविटी शो करने लगती है। ओव्यूलेशन का ये फेज होता है, उसमें एस्ट्रोजन का जो लेवल है एस्ट्रोजन हार्मोन का, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पीक पर पहुंच जाता है। फीमेल में बिहेवियर चेंजेस देखे जाते हैं, जैसे कि रेस्टलेसनेस, टेल वैगिंग और मेल्स को अट्रैक्ट करना, ठीक है। इस प्रकार की जो शो करती है एक फीमेल मैमल, कब शो करती है, जब उसका हीट पीरियड स्टार्ट होता है तब, ठीक है। और इसमें बिहेवियर चेंजेस भी देखने को मिलते हैं फीमेल मैमल्स के अंदर। नेक्स्ट है मेस्टेरस पीरियड, ठीक है, या फेज, इसका थर्ड फेज है। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लेक्टम बनता है और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइज्ड एग यूटेरस में इम्प्लांट हो सकता है, ठीक है। ओव्यूलेशन हो गया सेकेंड स्टेज में, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लेक्टम बनता है, ठीक है। और क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन, उसका सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है। यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो जो फर्टिलाइज एग है वो यूटेरस यानी कि उनकी जो गर्भाशय होता है उसमें इम्प्लांट हो सकता है, इस प्रकार से उसको रेडी कर देता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो जो कॉर्पस लेक्टम बना है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे से एक तरह से आप समझ सकते हो कि टूटने लगता है, ठीक है, क्षय होने लगता है कॉर्पस लेक्टम, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ होता। नेक्स्ट इसका स्टेज है डाइस्ट्रस। यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो कॉर्पस लेक्टम प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता रहता है, लेकिन जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, ठीक है। यदि फीमेल जो है फर्टिलाइज्ड हो जाती है तो जो कॉर्पस लेक्टम है वो प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, जिससे जो फीमेल की प्रेगनेंसी है वो मेंटेन रहे, बैलेंस्ड रहे। लेकिन यदि यही वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो जो कॉर्पस लेक्टम श्रिंक हो जाता है और हार्मोनल लेवल बेस लाइन पर लौट आते हैं, ठीक है। यदि फीमेल जो है वो फर्टिलाइज्ड नहीं होती है तो जो कॉर्पोरेट लेस्टम से जो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए थे, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, उनका जो लेवल है वो एक बेस लाइन पर लौट आता है, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, जो कि नॉर्मल होता है, ठीक है। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फेज है, ये ऑप्शनल फेज होता है गाइज, ठीक है, जिसे हम एंट्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कुछ स्पीसीज में पाया जाता है और कुछ स्पीसीज में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव इनएक्टिविटी का टाइम होता है, जिसे एनेस्थेसिस कहते हैं। ये फेज ब्रीडिंग सीजन के बीच में होता है और इस दौरान हार्मोनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। कुछ स्पीसीज में पाया जाने वाला है, इसलिए इसे ऑप्शनल फेज भी कहा जाता है, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव इनएक्टिविटी यानी कि जब जो फीमेल होती है वो मेटिंग और फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं होती, तब ये फेज हमें देखने को मिलता है। ये फेज कब होता है, ब्रीडिंग सीजन के बीच में, ठीक है। और इसमें जो हार्मोनल एक्टिविटी होती है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ स्पीसीज में पाए जाने वाला फेज है। नेक्स्ट है हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है। एस्ट्रोजन साइकिल पूरी तरह से हार्मोनल कंट्रोल में होता है, जिसमें विभिन्न ग्लैंड्स और हार्मोन्स की भूमिका होती है, ठीक है। एस्ट्रोजन साइकिल किससे कंट्रोल होता है, हार्मोन से, ठीक है। इसमें ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीज करते हैं और वो हार्मोन्स, उनकी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इसमें फर्स्ट हार्मोन है गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन रिलीज कर सके, ठीक है। ये जो हार्मोन होता है गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो कहाँ से सिक्रीज होता है, हाइपोथैलेमस नामक ऑर्गेनल से, ठीक है। और जो क्या कार्य करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को रिलीज करने वाला हो सके। पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनको रिलीज करने के लिए ये इसको स्टिमुलेट करता है। कौन, गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका उसके बाद सेकंड हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह एंटीरियर प्यूबर्टी से रिलीज होता है और ओवेरियन फॉलिकल्स के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। यह एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर प्यूबिटल से। और इसका काम क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल ट्यूब्स जो होते हैं ओवरी में, उनको ये मैच्योर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। ये एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करने का काम करता है।
नेक्स्ट हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एवोल्यूशन को ट्रिगर करता है, जिससे मेच्योर फॉलिकल रेप्च्योर होकर एग रिलीज करता है। ठीक है, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या करता है, एवोल्यूशन फेज को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, जिससे जो मेच्योर फॉलिकल रैप्चर है, सॉरी, मेच्योर जो फॉलिकल ट्यूब्स होती हैं वो क्या करती है, रैप्चर होकर एक एग्स को रिलीज कर देती है। इसके बाद कॉर्पस लेक्टम का निर्माण होता है जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। इसके बाद कॉर्पस लेक्टम नामक ऑर्गेनेल्स का निर्माण होता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन हार्मोन। फॉलिकल्स के विकास के दौरान ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। यह फीमेल्स के सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है और यूटेरस को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करता है। ठीक है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं एक फीमेल मैमल में प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, या ये ओवरी से रिलीज होता है और एस्ट्रोजन का प्रोड्यूस करता है, यानी कि ओवरी से एस्ट्रोजन का प्रोड्यूशन होता है। ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से। ये क्या करता है, यूटेरस को जो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी करता है और सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, यानी कि जो फीमेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल बिहेवियर्स पाए जाते हैं उनको कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लेक्टम से प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने और यूट्रस के एम्ब्रायो में इम्प्लांट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो कॉर्पस लेक्टम से प्रोड्यूस होता है और जो प्रेगनेंसी को मेंटेन यानी कि बैलेंस करने में, और जो यूट्रस होता है फीमेल का उसमें एम्ब्रायो के इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, जो जो कि यूट्रस यानी कि जो गर्भाशय है उसमें एक ब्रूड का इम्प्लांटेशन करने के लिए उसको रेडी करता है, उसको थिक करता है। ठीक है, उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है जिससे वो एक एम्ब्रायो को अ, अच्छी तरह से स्टोर कर सके, अच्छी तरह से संभाल के रख सके। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो गिर जाता है और एक नया स्टेरस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर फीमेल जो है फर्टिलाइजेशन नहीं करती है तो क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है और एक नया स्टोरस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमने स्टोरस साइकिल के बारे में पढ़ा, जो स्टोरस साइकिल है वो फिर से स्टार्ट होने लगता है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, फर्टिलाइजेशन कर लिया, तब तो जो है यूटेरस एम्ब्रायो को इम्प्लांटेशन करने के बाद उसका जो पालन पोषण होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसकी रक्षा करना स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं देखा जाता फीमेल में, तो उसका जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो गिर जाता है और जो नया स्ट्रेस साइकिल है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये एक साइकिल के रूप में चलता रहता है ये प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एस्ट्रोसस साइकिल। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में क्या होता है, एस्ट्रोसस साइकिल डिफरेंट टाइप का होता है। तो इसमें फर्स्ट टाइप है मोनोएस्ट्रोसस। इसमें फीमेल साल में केवल एक बार एस्ट्रोसस साइकिल से गुजरती है। ये इंपॉर्टेंटली उस जानवरों में पाया जाता है जो कि निश्चित ब्रीडिंग सीजन में प्रेजेंट करते हैं, यानी कि कुत्ते और भेड़िए इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट टाइप है मोनोस्ट्रेटस, इसमें फीमेल क्या करती है, सिर्फ ईयर में सिर्फ एक बार एस्ट्रोजल साइकिल से गुजरेगी और एक बार रिप्रोडक्शन करेगी। ठीक है, उनका एक ब्रीडिंग सीजन होता है जिसमें वो साल में केवल एक बार आकर रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कुत्ते और भेड़िए। ठीक है, नेक्स्ट है पॉली पॉलीएस्ट्रोसिस। ऐसे स्पीसीज जो साल भर में कई बार एस्ट्रोजल साइकिल से गुजरते हैं जिससे वो पूरी साल प्रेजेंट कर सकती है। पैटर्न गाय, सुअर और बिल्लियों में देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो टाइप होता है उसमें क्या होता है, ऐसी स्पीसीज इंक्लूड होती हैं जो कि ईयर में कई बार रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में आता है गाय, सुअर और बिल्लियाँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है सीजनरी पॉलीएस्ट्रोसिस। कुछ स्पीसीज में एस्ट्रोजन साइकिल केवल एक विशेष मौसम में ही देखने को मिलता है जिससे रिप्रोडक्शन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ मैमल्स की ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके में फीमेल्स में एस्ट्रोजन साइकिल केवल एक विशेष मौसम, यानी कि चाहे गर्मी का मौसम हो सकता है, एक विंटर्स हो सकता है। ठीक है, यानी कि या तो फिर रेन का सीजन हो सकता है, इसमें ये देखने को मिलता है। जैसे कि घोड़े गर्मी के समय में और भेड़ सही मौसम में रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो गर्मी के टाइम करते हैं हॉर्सेस, और जो भेड़ होते हैं वो राइट टाइम पे, उनका एक राइट टाइम होता है उस पर वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर्स। इस स्पीसीज में ओव्यूलेशन केवल मेटिंग के दौरान ही ट्रिगर होता है। इसका मतलब है इनमें मेटिंग नहीं होती तब तक एग रिलीज नहीं होता। यह पैटर्न बिल्लियों, खरगोश और उदबिलाव जैसे में पाया जाता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है ना।
और ये जो ओव्यूलेटर्स होते हैं, यानी कि इस डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज होती हैं जो केवल मेटिंग के समय ही ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट करती है, ठीक है। या जब तक एग रिलीज नहीं होगा जब तक मैटिंग नहीं होगी, ठीक है। जब मैटिंग होगी तभी एग रिलीज होगा और डायरेक्टली वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन कंज्यूम करेंगी, यानी कि फर्टिलिटी कंज्यूम करेंगी, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन कर लेंगी, ठीक है। इसमें इस प्रकार का सिस्टम नहीं पाया जाता इन ऑर्गेनिज्म में कि अगर फर्टिलिटी नहीं हुई तो फिर से वो साइकिल स्टार्ट होगा। ये तभी स्टार्ट होता है जब मेटिंग होगी और फर्टिलिटी होगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बिल्ली, खरगोश और ऊदबिलाव, यानी कि कैट का ही एक रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एस्ट्रियस साइकिल। एस्ट्रियस साइकिल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करता है और कई क्षेत्रों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फर्स्ट है ब्रीडिंग मैनेजमेंट। एस्ट्रोजन साइकिल का ज्ञान ऑप्टिमल ब्रीडिंग टाइम निर्धारित करने में हेल्प करता है, जिससे सक्सेसफुल मेटिंग और प्रेगनेंसी की संभावना जो है बढ़ जाती है, ठीक है। जो ब्रीडिंग की मैनेजमेंट होती है, ठीक है, जो एक निश्चित टाइम होता है एक मैमल फीमेल का रिप्रोडक्शन का, उसको हमें जानने में हेल्प करती है और राइट टाइम में प्रेगनेंसी और मेटिंग करने की संभावना को बढ़ाती है। नेक्स्ट है एनिमल प्रोडक्शन। डेयरी और मीट प्रोडक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए एस्ट्रोसल साइकिल की समझ जरूरी है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। जो एनिमल प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गए, मिल्क हो गए, है ना, मिल्क हो गए, और मीट प्रोडक्शन होता है जो, यानी कि जो नॉनवेज का प्रोडक्शन होता है, उनको ये इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो है रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है एक मैमल के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएंशियली एप्लीकेशंस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने में और इनफर्टिलिटी इशू को डायग्नोसिस में एस्ट्रोजन साइकिल की स्टडी इंपॉर्टेंट होती है, जिससे समय पर उपचार किया जा सके, ठीक है। अगर हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर बहुत सारी जानकारी होगी और एस्ट्रोजन साइकिल के बारे में जानकारी होगी, तो किसी मैमल्स में जब इनफर्टिलिटी इशू आएंगे या कोई इशू आएंगे, है ना, तो इस प्रकार से उसका डायग्नोसिस करके उसका जो सूटेबल मेडिकल सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, कौन, एस्ट्रोजन साइकिल का जो नॉलेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सही समय पर इंसेमिनेशन करने से कॉन्सेप्शन रेट्स बढ़ते हैं, जिससे ब्रीडिंग प्रोग्राम ज़्यादा सफल हो सकते हैं और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियली इनफर्टिलिटी किया कराई जाती है मैमल्स में, ठीक है, तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है, ब्रीडिंग प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, जैसे जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है वो किया जा सकता है, क्योंकि जो इनफर्टिलिटी होती है उससे हमें बचा जा सकता है, ठीक है। किसी मैमल, फीमेल मैमल को बचाया जा सकता है, उसकी फर्टिलिटी कराई जा सकती है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में पाया जाता है, ह्यूमन फीमेल्स में, ठीक है, और एस्ट्रुअल किस में पाया जाता है, नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में। ह्यूमन क्या है, प्राइमेट्स है, ह्यूमन और मंकी प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है, और एस्ट्रोसस क्या करते हैं, नॉन प्राइमेट्स होते हैं। तो इसमें इसके फीचर्स दिए गए हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के बेस में, एंडोमेट्रियम फेट, ऑक्यूरेंस फेजेस और एक्सटर्नल ब्रीडिंग, ठीक है। तो हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। केवल एस्ट्रोसिस फेज में इसका सेक्सुअल एक्टिविटी देखा जाता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि ह्यूमंस में पूरे साइकिल में ये देखा जाता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम फेट जो है इसमें रीअब्जॉर्ब्ड होता है, स्ट्रेस साइकिल वाले जीव यानी कि जैसे नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं उनमें रीअब्जॉर्ब होता है, और जो कि ह्यूमंस और मंकी है उनमें शेड एस मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में वो जो एंडोमेट्रियम होता है, यानी कि जो वॉल होती है यूट्रस की, वो शेड होकर टूट कर बाहर निकल जाती है, ठीक है। ऑक्यूरेंसिस में नॉन प्राइमेट्स में नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में पाया जाता है, ह्यूमन एंड मंकीज में। इसका फेज 4 होता है नॉन प्राइमेट्स में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल रखने वाले जीव यानी कि ह्यूमन और मंकी में 4 फेज होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के साथ में। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ब्लीडिंग। इसमें नहीं पाई जाती जो नॉन प्राइमेट्स है उनमें, और जो प्राइमेट्स है जैसे कि ह्यूमन और मंकीज उनमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो ये है इसका डिफरेंस। अब हम देखेंगे कंक्लूजन। एस्ट्रोसिस साइकिल फीमेल मैमल में रिप्रोडक्शन के लिए एक एसेंशियल प्रोसेस है। हार्मोन्स रेगुलेशन के द्वारा ये साइकिल ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को रेडी करता है, ठीक है। तो जो एस्ट्रोसिस साइकिल है, जो नॉन प्राइमेट फीमेल है मैमल्स में है, उनमें रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो कि करता है हार्मोनल रेगुलेशन से
कंट्रोल किया जाता है, और ये ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी के लिए जो है मैमल की बॉडी होती है, फीमेल मैमल की, उनको ये रेडी करता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग एनिमल ब्रीडिंग, वेटरनिटी केयर और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो समझ होती है, इनकी जो हमें नॉलेज मिलती है, वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है? एनिमल्स की ब्रीडिंग के लिए, यानी कि उनको अगर हम कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियली भी फर्टिलाइज कराना चाहे तो हम करा सकते हैं। और वेंटिलिटी क्लियर और जो लाइफ स्टॉक की मैनेजमेंट होती है उनकी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सही समय पर मेटिंग या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के लिए एस्ट्रोजन साइकिल की जानकारी अनिवार्य होती है। एस्ट्रोजन साइकिल की जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट टाइम पर मीटिंग के लिए और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि जो हम आर्टिफिशियली किसी एक मैमल को फर्टिलाइज करेंगे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उनके मेटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है गाइस, तो ये था इसका कंक्लूजन। अब हम आएंगे रेफरेंस में। ठीक है, फर्स्ट है इसका रेफरेंस इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी बाय D.A. ईस्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी बाय पॉल वेस्ट। ठीक है गाइस, तो ये था आज का टॉपिक एस्ट्रोजन साइकिल के बारे में। आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।